मैं डॉक्टर एस भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं बीए फर्स्ट ईयर और एमए फर्स्ट सेम इकोनॉमिक्स के लिए रीडिंग मटेरियल तैयार किया हुआ है, जिसका मैं प्रस्तुतिकरण करना चाहूँगा। और फर्स्ट यूनिट एमए का जो है या बीए का है वो फर्स्ट यूनिट है, और फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक लिया गया है वह है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत आर्थिक अध्ययन की प्रणालियां। आर्थिक अध्ययन की प्रणालियों के अंतर्गत चाहे कोई भी विज्ञान हो, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो, चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो, प्रत्येक विज्ञान के अध्ययन की अपनी अपनी रीतियां या प्रणालियां होती है, जहां कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थशास्त्र के अपने आर्थिक नियम हैं। इन नियमों के निर्माण हेतु वैज्ञानिक अध्ययन की दोनों प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्रमशः निगमन तथा आगमन रीतियां या प्रणालियां कहते हैं। इन रीतियों द्वारा तर्क के माध्यम से वास्तव में सत्य की खोज की जाती है और वही उनका निष्कर्ष होता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के प्रतिष्ठित संप्रदाय तथा जर्मनी के ऐतिहासिक संप्रदाय के मध्य इन दोनों रीतियों के प्रयोग को लेकर तीव्र विवाद छिड़ गया था, जो कमावेश आज भी है। निगमन प्रणाली डिडक्टिव मेथड के समर्थक इंग्लैंड के प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो सीनियर, जे स्मिल, केयरनेस आदि हैं, तथा जर्मनी के आगमन प्रणाली के जो समर्थक हैं वह जर्मन के ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं श्लोमर, नेज, हिल्डेब्रांड, फ्रेडरिक लिस्ट आदि हैं। बाद में नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल ने प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक संप्रदाय के जो बीच झगड़ा था, जो विचारों का विवाद था, उनको दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए यह बातें कही। मार्शल ने कहा, वैज्ञानिक विचारधारा के लिए आगमन तथा निगमन दोनों ही प्रणालियां ठीक उसी प्रकार आवश्यक हैं जैसे चलने के लिए दाएं और बाएं पैर। जर्मन संप्रदाय के मध्यमार्गी प्रतिनिधि एडोल्फ वैगनर ने भी दोनों प्रणालियों को साथ में लेकर चला, और उन्होंने भी कहा कि अध्ययन रीतियों के विवाद का वास्तविक हल निगमन तथा आगमन रीतियों के चुनाव में नहीं, बल्कि दोनों को स्वीकार किए जाने में है। यद्यपि विशिष्ट दशाओं में दोनों में से किसी एक को प्रमुखता दी जाएगी। अब हम देखेंगे बारी बारी से दोनों जो प्रणाली है आर्थिक अध्ययन की, उनका हम अध्ययन करेंगे। स्पष्ट इनसे तो हो गया कि दो प्रकार की ही प्रणालियां हैं, एक तो निगमन डिडक्टिव मेथड और दूसरा आगमन इंडक्टिव मेथड। पहला निगमन प्रणाली डिडक्टिव मेथड। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित संप्रदाय ने इस प्रणाली का आर्थिक नियमों के निर्माण में पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग किया है। इस प्रणाली में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। वास्तव में इस प्रणाली का एक ही सूत्र है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मानव स्वभाव से संबंधित कुछ निर्विवाद तथ्यों को, जिन्हें ये लोग सत्य मानते थे, आर्थिक निष्कर्षों का आधार बनाया। उदाहरण के तौर पे हम कई उदाहरण ले सकते हैं, उत्पादन के संदर्भ में, उपभोग के संदर्भ में, और अन्य बातें हैं उनको यहाँ पर लिया जा सकता है, बहुत सारी आर्थिक बातों को। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, उपभोक्ता के ऐसे व्यवहार की कल्पना की गई जो निजी स्वार्थ से ओतप्रोत कम से कम त्याग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इससे उपभोग का नियम बना। एक उत्पादक उस बिंदु पर उत्पादन करना चाहता है जहां उनका कुल लाभ अधिकतम तथा व्यय न्यूनतम हो, यह उत्पादन का नियम बन गया। और इन नियमों से हम और अलग उप नियम भी बना सकते हैं। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमारा एक बना है कि उपयोगिता अंततः बाद में ह्रास हो जाता है, कम होते जाता है। उस नियम से हम एक दूसरा छोटा सा उपनियम भी बना सकते हैं। इससे कौन सी बन सकती है?
आय की सीमांत उपयोगिता धनी वर्ग के लिए कम तथा निर्धन वर्ग के लिए अधिक होती है, ऐसा हम इनको जोड़ करके कह सकते हैं। उत्पादन के नियम से उपनियम बनाया जा सकता है कि प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य न्यूनतम व्यय के द्वारा अधिकतम लाभ कमाना होता है। मांग के नियम से भी हम उपनियम का निर्माण कर सकते हैं। मांग का नियम कहता है कि मूल्य अधिक होता है तो मांग कम, और मूल्य कम होता है तो मांग अधिक होती है। तो इस नियम से उपनियम क्या बन सकता है? प्रत्येक उपभोक्ता या जिसे हम क्रेता कहते हैं, उस विक्रेता से सामान खरीदना चाहता है जो सबसे कम मूल्य पर वस्तुओं को बेचता है। कई बार उपभोक्ता निजी स्वार्थ से हटकर समाज सेवा से भी प्रेरित होते रहता है। समाज सेवा की भी उसमें भावनाएं पाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में निकाले गए उपनियम या निष्कर्ष आवश्यक नहीं है कि वह सही हो, कुछ त्रुटि उसमें हो सकती है। इस प्रणाली के कई अन्य नाम भी हैं। जो निगमन प्रणाली है उनका कई और अन्य नाम भी है, जैसे काल्पनिक विधि, क्योंकि ये कल्पना पर आधारित होती है। अनुमान विधि, क्योंकि हम सार्वभौम तथ्य के अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत। अमूर्त विधि, क्योंकि इसका कोई अलग से स्वरूप नहीं है और अन्य बातें समान रहने पर की मान्यता पहले इसमें माना जाता है, इसलिए एक अमूर्त विधि भी है। इसको हम विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं, क्योंकि बाद में तर्क के द्वारा या सामान्य सिद्धांतों का हम प्रयोग विश्लेषण के माध्यम से करते हैं, इसलिए इनको विश्लेषणात्मक विधि भी कहा जाता है। इस प्रणाली में मानव जीवन के कुछ सर्वमान्य, आधारभूत एवं स्वयं सिद्ध निर्वात तथ्यों के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है। जो सार्वभौम सत्य होता है, जो पूरे प्रकृति में सही महसूस होता है, कल्पना के आधार पर, अनुभव के जिसमें निर्वाद रहता है, ऐसे तथ्यों के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है इस प्रणाली में। जैसे कि रॉबिन्सन की अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषाएं। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का शास्त्र है, कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र की यह परिभाषा सटीक है। इस तरह सर्वमान्य तथ्य को किसी प्रयोग की या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और जो देश काल परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। इस प्रणाली में मान्यताओं को सत्य मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निगमन प्रणाली जो होती है उनको हम एक बखूबी उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, और उनके लिए जो निगमन प्रणाली के सोपान है, चरण है, उस चरण को हम यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं। तो निगमन प्रणाली की जो सोपान है वह 4 बिंदु है इनका। समस्या का चुनाव करना होता है पहले, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि का चुनाव करेंगे किसी एक समस्या का। इन समस्या के चुनाव के बाद कुछ मान्यता हमको मानना पड़ेगा। मान्यता 3, 4, 5 हो सकती है। मान्यता के अंतर्गत अन्य बातें समान रहने पर भी यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद हमको मान्यता के बाद एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस, एक हमको लेना होता है। एक परिकल्पना हम तैयार करते हैं, ये इनकी है जो मान्यता के आधार पर निकलती है। और परिकल्पना जो बनाया गया है, जो सोचा गया है, उसी के आधार पर परिकल्पना की जांच की जाती है और तब हम पुष्टि करते हैं कि निगमन प्रणाली से हम किसी भी एक सामान्य सत्य की ओर, सामान्य निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। इस सोपान को, इस चरण को एक रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है और समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एक समस्या लेते हैं। समस्या है गरीबी का। समझते रहेगा आप लोग, यह एक गरीबी का समस्या है और गरीबी की समस्या को हमने चुन लिया पहले, फिर उसके बाद अब हम मान्यता मानेंगे। तो गरीबी की समस्या को समझने के लिए, सिद्धांत बनाने के लिए हम मान्यता क्या क्या मानेंगे। तो जो गरीबी से रिलेटेड है उस प्रकार की कुछ मान्यताएं मानी जाएगी जो वहां पर लागू होगा। जैसे परिवार में अधिक जनसंख्या हो, समाज में आय और संपत्ति का वितरण असमान होता है, यह मान्यता मानी जाती है। पूंजी श्रमिकों का या श्रम का शोषण करता है, यह मान्यता मानी जाती है, मान सकते हैं। ऐसी 1-2 और मान्यताएं माना जा सकता है जो गरीबी से रिलेटेड होगा। अब जो मान्यता माना गया है उसी के आधार पर आगे परिकल्पना का निर्माण होता है, क्योंकि समाज में आय और संपत्ति का वितरण असमान, पूंजी श्रम का शोषण करता है, परिवार में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ऐसी स्थिति में परिकल्पना हम बनाते हैं। एक परिकल्पना भी 2-3 बनता है। हम यहाँ पर गरीबी को समझने के लिए एक परिकल्पना लिए हैं
अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है। ये हमने परिकल्पना लिया। अब इस परिकल्पना को हम जांच करेंगे। इस परिकल्पना के लिए जांच क्या करेंगे अब कि जो हम गरीबी की समस्या लिए हैं वो वास्तव में गरीबी के क्या क्या कारण है और कैसे लोग गरीब हो जाते हैं। तो इस परिकल्पना, जो अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है, इस परिकल्पना के लिए हम आंकड़े एकत्र करेंगे। कौन कौन सी? जनसंख्या के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में, परिवार में कितने लोग हैं, संयुक्त परिवार प्रथा वाले लोग हैं और कितने अधिक जनसंख्या वाले लोग हैं, वहां उद्योग है कि नहीं है, कृषि है परिवार के पास तो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं क्या बंटवारा की वजह से, मजदूरी कितनी मिलती है, श्रम और पूंजी का संबंध कैसा है, क्या श्रमिकों का बहुतायत में शोषण हो जाता है, खेती किसानी में ही कार्य करवाया जाता है किसान के द्वारा तो क्या श्रमिकों का ज्यादा शोषण होता है, पैसे कम दिए जाते हैं, आदि विभिन्न प्रकार के आंकड़े एक स्थान विशेष पर जाकर के इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए लिया जाएगा। और उन आंकड़ों को जब लिया जाता है और उसके बाद हम गणितीय पद्धति से कुछ गणित का प्रयोग करके उसका हल करते हैं तो हम पाते हैं कि जो मान्यता मानी गई है उसी के परिणाम स्वरूप परिकल्पना ली गई है। तो जनसंख्या पाया गया वहां कि जनसंख्या की उससे स्थान विशेष में अधिकता है, परिवार में भी ज्यादा जनसंख्या वहां पर मिलती है और ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से कृषि कार्य करते हैं वो, और कृषि कार्य जब करते हैं तो कृषि का बंटवारा छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है तो उनकी आय कम होती है, आय कम होने से उनकी बचत कम होती है, बचत कम होने से मृत्यु, शादी ब्याह, अचानक ऐसे कोई कार्य आते हैं तो उनके पास पैसे की कमी होती है। दूसरी ओर उनकी मान लीजिए कि मजदूरों का शोषण भी हुआ है। तब ऐसी सारी परिस्थितियों की वजह से लोग गरीब हो जाते हैं। तो जिस परिवार में जनसंख्या अधिक होती है, जहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है, वहां इन परिस्थितियों को मान्यता को लिया जाए तो गरीबी का वह कारण बनता है और गरीबी को इस प्रकार से इस चक्र के माध्यम से सिद्ध किया गया है। अब इसके पश्चात ये जो निगमन प्रणाली होता है, यह निगमन प्रणाली इनको दो रूपों में, इनके दो रूप है निगमन प्रणाली के। एक है गैर गणितीय जो बहुत पहले उपयोग किया जाता था 19वीं शताब्दी के पहले, और दूसरा गणितीय। गणितीय में इस विधि का, गणितीय विधि का प्रयोग 19वीं शताब्दी में कुर्नो, परेटो, एजवर्थ, बोल्डिंग, मार्शल के शिष्य परंपरा के अर्थशास्त्री पीगू, कीन्स, हिक्स, ये सब गणितीय विधि के महान समर्थक हैं। तो दोनों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। हालांकि कम गणित का उपयोग करें इनके पक्ष में मार्शल थे, ज्यादा कठिनाई न हो ऐसे करके इनको उपयोग किए वो पक्षधर थे। तो इस तरह से ये है इनका निगमन प्रणाली के दो तरीके, गणितीय और गैर गणितीय। निगमन विधि के गुण होते हैं जैसे यह सरल है क्योंकि सर्वमान्य तथ्य पर आधारित है। इसमें निश्चितता का पूर्ण पाया जाता है कि जो सब कोई मानते हैं और जो सार्वभौम है इसलिए वो निश्चित होता है, स्पष्ट होता है। इनका निष्कर्ष सर्वव्यापी होते हैं, देश काल सभी जगह पर लागू होते हैं और निष्पक्ष निष्कर्ष इसका पाया जाता है क्योंकि सार्वभौम तथ्य को ही ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकलता है, इसलिए निष्कर्ष जो है निष्पक्ष होता है और यह उपयुक्त भी पाया जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र में कोई प्रयोगशाला नहीं है और इसलिए हम निगमन प्रणाली के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकालते हैं वह उपयुक्त होता है। निगमन प्रणाली के लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं, दोष भी हैं। यह दोष रहित नहीं है। जर्मन ऐतिहासिक संप्रदाय के लोग इनके घोर विरोधी हैं, उन्होंने इनके कड़ी निंदा की थी और इनमें कुछ जो डिमेरिट्स हैं वह इस प्रकार से है। एक तो पूर्ण सत्यता का अभाव, क्योंकि हम सामान्य सत्य के आधार पर केवल निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा निष्कर्ष हमारा अवास्तविक होता है और कल्पना पर आधारित होने की वजह से काल्पनिक होता है और सत्यता की पुष्टि करना इनमें संभव नहीं है। जैसे अभी हम लोग पहले उदाहरण में देखा कि गरीबी का कारण अधिक जनसंख्या है, लेकिन अगर गरीब लोग स्वयं ही विकास करना न चाहे तो गरीबी का कारण अधिक जनसंख्या नहीं होगा। तो इस तरह से सत्यता की पुष्टि में भी कुछ संदेह उत्पन्न होती है। मान्यताएं जो सदैव सही नहीं होती और व्यक्तिगत अनुभव का तो यहाँ पर एक प्रकार से अभाव ही पाया जाता है क्योंकि सार्वभौम सत्य को ही यहाँ पर आधार माना जाता है। ये उसके पश्चात अब हम देखेंगे
आगमन प्रणाली, जो दूसरा प्रणाली है आगमन प्रणाली, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड, इंडक्ट माने आना, तो कैसे आना, विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत की ओर आना। तो इसे प्रयोग सिद्ध, ऐतिहासिक अथवा सांख्यिकी रीति भी कहते हैं। बेकन ने तो इसे आरोही प्रक्रिया बताया है। इस प्रणाली में हम विशिष्ट से सामान्य, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल की ओर जाते हैं। माने यहाँ पर हम विशिष्ट को पहले में ध्यान रखते हैं, फिर बाद में जाकर हम सामान्य की ओर जाते हैं। यह तर्क की वह प्रक्रिया है जिसमें एक अंश से संपूर्ण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और व्यष्टि से समष्टि की ओर हम जाते हैं। ये इस प्रकार से इनकी परिस्थितियां हैं। ऐतिहासिक संप्रदाय के जो लोग हैं वे स्लोमर, नील, हिल्डेब्रांड, फ्रेडरिक लिस्ट, ये इनके शास्त्री हैं। इन्होंने इनका विकास किया है। इस शास्त्री ने इतिहास में विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है और उसके आधार पर फिर हम एक सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन यहाँ पर पहले किया जाता है और उसके पश्चात एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे मांग का नियम, एंजिल का नियम, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। ये सब पर्टिकुलर से जनरल की ओर अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाए और आर्थिक नियमों की रचना की। तो आगमन विधि के भी सोपान हैं, जैसे निगमन विधि के है। आगमन विधि के समान कुछ इस तरह से है। पहले समस्या का चुनाव यहाँ भी की जाएगी। दूसरे, उस समस्या को समझने के लिए आंकड़े एकत्र करने पड़ेंगे। फिर तीसरा, निरीक्षण करना होगा। चौथा, उनका सामान्यीकरण करना होगा। तो ये समस्या का चुनाव, आंकड़े लेना, निरीक्षण करना और सामान्यीकरण, इस प्रक्रिया से आगमन विधि का जो निष्कर्ष होता है वह पूर्ण होता है। इसको भी हम गोलाकार रेखा चित्र से समझने का प्रयास करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। हमने यहाँ पर समस्या ली है, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, मनुष्य अवश्य मृत्यु को प्राप्त करता है। यह समस्या हमने यहाँ पर लिया है। अब उस समस्या को सिद्ध करना है तो पहले छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, उसके बाद हम सामान्य जनरल की ओर जाएंगे। तो छोटी छोटी को बातों को ध्यान पे रखना है इसको सिद्ध करने के लिए, तो उसके लिए हमको आंकड़े एकत्र करने पड़ेंगे। कैसे आंकड़े एकत्र करेंगे? मनुष्य एक मरणशील प्राणी है समझने के लिए किसी स्थान या गांव में हमको जाना होगा। वहां की जनसंख्या, महिला पुरुष, बालक बालिकाएं, वृद्ध है, उनके नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, शिक्षा क्या है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके व्यवसाय क्या क्या है आदि के बारे में हमको पहले आंकड़े एकत्र करने पड़ेंगे। आंकड़े एकत्र करने के पश्चात तीसरा उनका कंडीशन है, सोपान है निरीक्षण। जो आंकड़े हम एकत्र किए हैं वे सब आंकड़े हमारे काम के नहीं होते वास्तव में। उनमें से कुछ चीजों को हम छोड़ देते हैं और जो जरूरी चीजें रहते हैं उसको हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया के लिए ज्यादा ध्यान में रखते हैं। तो निरीक्षण जब हम करेंगे तो इसमें दो प्रकार की जानकारियां हमको मिलेगी, गौण जानकारियां, मुख्य जानकारियां। गौण जानकारियां में जैसे शिक्षा कितनी है, व्यवसाय क्या है और कुछ चीजें हैं, इनको हम यहाँ पर ज्यादा ध्यान पे नहीं रखेंगे। क्लासिफिकेशन में रखेंगे लेकिन ज्यादा ध्यान इसको नहीं देंगे। ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाएगा? समस्या को ध्यान पर रखते हुए उनके नाम क्या क्या है, मनुष्य का जो मनुष्य लोग हैं उनके नाम क्या क्या है उस गांव के लोगों की जनसंख्या में, एवं उनकी उम्र क्या है और उम्रवार मृत्यु संबंधी जो आंकड़े हैं, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनके आंकड़े नाम और उम्रवार हम लेंगे। यही इस समस्या के निराकरण में मुख्य तथ्य है, मुख्य जानकारियां। अब जो निरीक्षण हमने कर लिया और नामवार या उम्रवार मृत्यु संबंधी आंकड़े को अलग से फाइनल कर लिया, उसी के आधार पर हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया की ओर जाएंगे, जो तर्क द्वारा निकाला जाएगा। जो कुछ हम यहाँ पर देखेंगे उनको हम तर्क करेंगे। अब नाम अलग अलग लिखा रहेगा, गोपाल, राकेश, चमरू, ढमरू आदि अलग अलग नाम लिखे रहेंगे।
उनके जन्म और मृत्यु के आंकड़े लिखे रहेंगे। उन्हीं को हम निरीक्षण करेंगे और सामान्यकरण की प्रक्रिया में तर्क के द्वारा लेंगे कि गोपाल, राकेश, चमरू की अंततः मृत्यु हो गई। इस निरीक्षण से पता चला मृत्यु हो गई और ये सब मनुष्य हैं। तो इस समारीकरण के प्रक्रिया से अब यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में जो गोपाल, राकेश, चमरू जो नाम के व्यक्ति हैं वही मनुष्य है और इन मनुष्य की मृत्यु हो गई। तो मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। इस तथ्य से, इस सामान्यकरण से, इस आंकड़ों से सिद्ध हुआ। तो हम सामान्य तथ्य की ओर जाते हैं विशिष्ट तथ्य से। आंकड़े एकत्र किए, निरीक्षण किए, वर्गीकरण किए, सामान्यकरण किए और समस्या की ओर पहुंचे। तो यह प्रणाली विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। इस तरह अनुभव एवं परीक्षण के आधार पर इस प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक नियमों की रचना की जाती है और यह सांख्यिकी रीति का यहाँ पर वास्तव में ज्यादा उपयोग किया जाता है और शुद्ध प्रय एवं सिद्धांतों की रचना सांख्यिकी विधि के माध्यम से की जाती है। आगमन विधि के भी अपने गुण और दोष दोनों है। दोनों विधियां वास्तव में एक तरफा नहीं है, दोनों के अपने गुण दोष हैं। आगमन विधि के अपने गुण है, जैसे कि निष्कर्ष इनका वास्तविक होता है क्योंकि यह निरीक्षण और प्रयोग पर आधारित होता है। निष्कर्षों को हम परख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं उस निष्कर्ष का। पुनः इनका टेस्ट किया जा सकता है कि निष्कर्ष सही है कि नहीं। फिर जो त्रुटियां हो जाती है मान लीजिए, उनका हम निराकरण भी कर सकते हैं। आर्थिक घटनाओं का पुनः विश्लेषण करेंगे, उनमें हम संशोधन करेंगे और उसके पश्चात निष्कर्ष को फाइनलाइजेशन बाद में भी कर सकते हैं। भावी अनुसंधानों में यह सहायक होता है। स्थापित जो सामान्य सिद्धांत पहले से है उन्हीं के बारे में भी हम अनुसंधान कर सकते हैं, जो स्थापित सामान्य सिद्धांत है सही है कि नहीं। और इस तरह से भावी अनुसंधान में यह विधि सहायक भी होता है और यह गत्यात्मक होती है। फिर यह जांच में सहायक होती है। स्थापित सिद्धांतों की जो सत्यता है उनकी भी हम जांच इस प्रणाली के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके गुण है और इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें सर्वव्यापकता का अभाव। क्योंकि जो निष्कर्ष निकलता है किसी गांव का निकाला है, किसी स्टेट का निकला है, तो हो सकता है पूरे राज्य, पूरे देश के लिए लागू न हो, विश्व के लिए लागू न हो। तो सर्वव्यापकता की इसमें कमी देखने को मिलता है। और दूसरा, इसमें निष्कर्ष पक्षपात भी हो सकता है, इसलिए कि इसमें जो गणक होते हैं, सर्वेयर होते हैं, और अपने उनका स्वभाव भी इसमें शामिल हो सकता है। उनका जैसा स्वभाव रहेगा उस तरह से वो कार्य कर सकता है। गरीबी के कारण में अमीरों का हमने यहाँ पर उदाहरण दिया पूंजीपतियों का। पूंजीपति के पक्ष अगर वो लेता है तो गरीब पूंजीपतियों के शोषण के कारण नहीं है, उनका रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसे निष्कर्ष पक्षपात पूर्ण हो सकते हैं। सामाजिक सेवा विज्ञानों में यह कम उपयोगी है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रयोगशाला है ही नहीं। पूरे मानव का जो स्वभाव होता है वही प्रयोगशाला है और मानव स्वभाव में परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में यह कम उपयोगी है और यह प्रणाली अपूर्ण है क्योंकि परिकल्पना और तर्क की जरूरत होती ही है, जो यहाँ पर ध्यान पे नहीं दिया जाता। यह प्रणाली महंगी भी प्रणाली है क्योंकि हम बारीकी से किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो बहुत खर्च करना होता है और इसलिए यह महंगी प्रणाली साबित होती है। और इसमें अति सामान्यीकरण के दोष भी देखने को मिलते हैं क्योंकि आंकड़े कई बार अधूरे होते हैं और अधूरे आंकड़े से यूनिवर्सल सामान्य रूप से एक निष्कर्ष निकाल दिया जाता है, इसलिए अति सामान्यीकरण के दोष इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों के अपने गुण दोष हैं। निगमन प्रणाली सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है और आगमन प्रणाली डिडक्टिव मेथड पहले छोटी छोटी बातों को ध्यान पे रखता है, तथ्य आंकड़े एकत्र करता है और उसका सानियन करेगा, कंक्लूजन करेगा और उसके पश्चात एक निष्कर्ष निकालता है। तो इस तरह से इन पूरे बातों से स्पष्ट होता है कि एक का अधूरापन दूसरे से पूर्ण होता है। वास्तव में दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मार्शल ने इन दोनों को मनुष्य के दो पैरों के समान बताया है। लिप्से तथा स्टिनर के अनुसार निगमन तथा आगमन दोनों का ही वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग किया जाता है।
इस तरह आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि दोनों प्रणालियों का मिश्रित उपयोग अधिक श्रेयस्कर है। सहायक पुस्तकें इनके लिए डॉक्टर अनुपम अग्रवाल, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, डॉक्टर एम एल धिंगल, व्यष्टि अर्थशास्त्र। थैंक यू।